हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। आज की जो वीडियो है वो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के ऊपर है। जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें सारे के सारे जो लेबर्स हैं वो अपनी स्टेट्स में वापस जा रहे हैं। तो ऐसे में खरीफ सीज़न भी शुरू हो रहा है और ऊपर से जो लेबर की शॉर्टेज है वो स्टेट्स में आ रही है। स्पेशली पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करें तो इसमें आज के सीज़न में जब खरीफ सीज़न शुरू होता है तो इसमें 10 लाख माइग्रेंट्स जो हैं वो हर साल आते हैं। तो ऐसे में जब वो वापस जा रहे हैं अपनी स्टेट्स में, तो ऑब्वियसली इन स्टेट्स को, पंजाब और हरियाणा स्पेशली जो स्टेट्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो ऐसे में जो सरकार है वो इनकरेज कर रही है फार्मर्स को कि वो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस जो है वो अडॉप्ट करें। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस क्या है और उस वो कैसे जो हम कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग करते हैं आ रहे हैं इतने सालों से, उससे कैसे डिफ़र करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग की, तो उसमें हम क्या करते थे सबसे पहले कि एक नर्सरी में हमने कुछ सीड्स उगाए राइस के, ठीक है। और वो सीड्स उगा के, जैसे मान लो हमारे पास 10 एकड़ ज़मीन है जहाँ पे हमने राइस उगाने हैं, तो उसका 5 या 10% एरिया, मान लो 1 एकड़ में हमने जो है वो एज ए नर्सरी को सीड्स जो है वो सो कर दिए। देन उसके बाद उनको वहाँ पे हम 25 से लेके 35 दिन तक वहाँ पे ही रखेंगे और तब तक रखेंगे जब तक वो यंग प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते। उसके बाद हम उसको, जहाँ मेन लैंड है वहाँ पे, जहाँ पे भी हमने पैडी कल्टीवेशन करना है, वहाँ पे हम उनको जो है वो उगा देते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उसके बाद हम 3 हफ्तों तक लगभग 21 दिन तक जो है वो पानी को वहाँ से जो है वो एज ए, मतलब वो जो फील्ड्स होती हैं राइस फील्ड्स, उनको फ्लडेड रखते हैं पानी के साथ। अब उसका क्या पर्पज़ होता है पानी के साथ फ्लडेड रखने का, क्योंकि राइस की क्रॉप के साथ साथ वीड्स जो है वो भी ग्रो हो जाते हैं। वीड्स क्या होते हैं बेसिकली, जिनको हम नदीन बोलते हैं। तो अब ये जो वीड्स ग्रो कर जाते हैं, तो ऑब्वियसली जैसे मान लो एक फसल के साथ दूसरी फसल कोई उगाओगे तो ऑब्वियसली उसको भी तो वही न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उसको भी वही सनलाइट मिलेगी, है ना। मान लो हमारे घर में जो है वो हमने 5 लोगों के खाने की प्रोविज़न कर रखी है, लेकिन ऊपर से 3-4 गेस्ट और हो जाते हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमें उनके पास साथ जो है वो खाना शेयर करना पड़ेगा। तो जो हिस्सा एक्चुअल में हमें मिलना था उससे तो कम ही मिलेगा ना। तो ऐसे ही क्रॉप्स के साथ भी होता है। जब कोई क्रॉप हम उगाते हैं, जो अपनी कल्टीवेशन के लिए हम उगाते हैं, तो उसमें अगर कोई बाहर से कोई इन्वेजिव स्पीशीज़ भी ग्रो कर जाती है उसके साथ में, तो ऑब्वियसली उसका कंपटीशन बढ़ जाता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, हर एक चीज़ के लिए, मिनरल्स के लिए, है ना। तो वैसे ही वीड्स जो है वो राइस के साथ compete करना शुरू कर देते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स असल में राइस क्रॉप को चाहिए होते हैं वो साथ ही वीड भी अपने लिए शेयर कर लेता, अब खा लेता है, मतलब मान लो, है ना, सिंपल लैंग्वेज में। तो ऐसे में अगर हम राइस की जो क्रॉप है उसको अगर हम फ्लडेड रखते हैं, मतलब मान लो 4 से 5 सेंटीमीटर तक पानी जो है एकदम फ्लडेड रहता है, तो उससे क्या होगा कि जो वीड्स ग्रो करेंगे वो नहीं करेंगे, बिकॉज वीड्स को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। स्टेगनेंट वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसके चलते वो ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन पैडी फील्ड क्यों ग्रो करेगी, क्योंकि पैडी के जो रूट्स होते हैं उसमें एरनकाइमा टिश्यू होता है, जिससे उसके रूट्स तक एयर जो है वो मिलता है और वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टेगनेंट वाटर में भी। तो पानी ही एज अ हर्बिसाइड काम करता है पैडी के कल्टीवेशन के में, ठीक है। तो वही अगर हम डायरेक्ट सीडिंग की बात करें, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस की डीएसआर में, वहाँ में सबसे जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि हमें इतना ज़्यादा पानी जो है वो हमें नहीं लगाना पड़ता, हमारा पानी बहुत ज़्यादा सेव होता है इसमें। वो क्यों सेव होता है, क्योंकि सीड सो करने से पहले हमें एक ही बार जो है वो पानी लगाना पड़ता है फसल को, जिसको हम रौनी बोल देते हैं, फसल को नहीं, मतलब ज़मीन को, ठीक है, इसको हम रौनी बोलते हैं। उसके बाद जब हमें लगता है कि प्रॉपरली जो सॉइल है वो मॉइस्ट हो गई है, उसके बाद ही हम उसमें सीड्स जो है वो सो करते हैं। और आजकल पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इसके चलते एक लकी सीड ड्रिल मशीन जो है वो आप देख सकते हो नेट पे, लकी सीड ड्रिल मशीन जो है वो तैयार की है, ट्रैक्टर पावर्ड मशीन है, जिसके ज़रिए जो है वो सीड्स को उगाया भी जाएगा और साथ ही साथ हर्बिसाइड्स को भी अप्लाई कर दिया जाएगा, स्प्रे कर दिया जाएगा साथ ही में, ठीक है। अब हर्बिसाइड्स डीएसआर में क्यों चाहिए,
जबकि हमने जो कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग थी उसमें तो हमने कोई हर्बिसाइड्स की बात ही नहीं की, क्योंकि उसमें पानी ही एज अ हर्बिसाइड काम कर रहा था, है ना। लेकिन इसमें जो डीएसआर है इसमें हमें हर्बिसाइड की ज़रूरत है, क्योंकि हमें इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। सो इसके चलते हम पहले या तो हम हाथ से, मान लो हमने हर्बिसाइड सारे सीड्स को एक बार मिक्स कर दिया उसमें, या फिर जो ऑर्डिनरी जो भी मशीन है हमारे पास, मान लो लकी सीड ड्रिल नहीं भी है, ऑर्डिनरी जो भी मशीन है उसमें हम जब सीड्स जो है उसके ज़रिए हम जब उगाएंगे तो उसके बाद साथ ही में हम जो है वो स्प्रे कर देंगे हर्बिसाइड्स को, ठीक है। तो अब यहाँ पे हर्बिसाइड्स भी दो तरीके के होते हैं डीएसआर के केस में। एक होते हैं प्री इमर्जेंट, यानी कि सीड्स को सो करने से पहले हम अप्लाई कर देते हैं, या फिर जैसे मान लो जैसे ही हमने सीड सो कर दिया तो साथ ही में हमने उसको जो है वो अप्लाई कर दिया, ठीक है, हर्बिसाइड्स को। तो ऐसे केस में हम पेंडीमेथिलिन जो है वो यूज़ करते हैं हर्बिसाइड, जिसको हम प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड बोलते हैं, यानी कि सीड्स को सो करने से पहले जहाँ तो हाथ से मिला के मिक्स कर दो, या फिर जैसे ही आपने सीड्स सो किए वैसे ही आप हर्बिसाइड का स्प्रे कर दो। तो ऐसे में हम पेंडीमेथिलिन यूज़ करते हैं। जबकि जो दूसरा केस है जिसमें हम जिसको हम पोस्ट इमर्जेंट बोल सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमने सीड सो किए तो उसके बाद 21 दिन तक या 25 दिन तक हम वेट करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे किस तरीके के वीड्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम जो हर्बिसाइड है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में दो तरीके का होता है, एक होता है बिस्पेरेबिक सोडियम और दूसरा होता है फिनॉक्सीप्रोपिथाइल, ठीक है, फिनॉक्सीप्रोपिथाइल एंड बिस्पेरेबिक सोडियम। तो दो तरीके के पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं। यही इन दोनों में डिफरेंस है कि इसमें क्या होगा कि सीड जो है वो हमने ग्रो कर दिया, एक बार सॉइल को जो है वो इरिगेट कर दिया, उसके बाद जब सॉइल में प्रॉपर मॉइस्चर आ गया है उसके बाद हमने सीड सो कर दिए, हर्बिसाइड स्प्रे कर दिए, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, पानी नहीं लगाना है, 21 दिन तक हमें पानी बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। हाँ, जब टिलरिंग की स्टेज आ जाएगी, जब प्रॉपर स्टेम वगैरह भी ग्रो कर जाएगी, उसके बाद हम पानी जहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे 21 दिन हमने कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग में पानी को जो था वो लगा के रखा था, ठीक है, तो इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे। अब लेबर की रिक्वायरमेंट कहाँ थी, क्योंकि वहाँ पे हमने जो कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग की थी उसमें जो लेबर है वो खुद जाके आपने देखा होगा पैडी फील्ड्स में, जब आप जैसे गाड़ी में भी जा रहे होगे इस सीज़न में, खरीफ सीज़न में देखा होगा आपने कई बार जो है वो ये मज़दूर लोग जो हैं वो फसलें बीच में कितने कितने लोग जो है वो पानी में इतना इतना पानी होता है घुटनों तक, और बीच में खड़े होके जो है वो उगा रहे होते हैं, हाथों में इतना वो उन्होंने पकड़ा होता है ग्रीन ग्रीन घास। तो वो घास कुछ नहीं होता है, वो मतलब असल में ये पैडी ही क्रॉप होती है, ठीक है, जो यंग प्लांट्स होते हैं, तो वो हाथ से ऐसे करके ड्रिल करते हैं उसको, ठीक है। तो वो ड्रिलिंग का काम जो है वो सारा का सारा मजदूर करते हैं। लेकिन जो ये डीएसआर टेक्निक है इसमें ये ड्रिलिंग का काम जो है वो एक मशीन कर रही है, और एक ही बार में जो है वो सारे के सारे सीड्स जो हैं वो सो हो जाएंगे, और इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है। अगर हम 1 एकड़ में बात करें तो 1 एकड़ में हमें सिर्फ 2 या 3 लेबर ही चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बेनिफिट्स हम देख सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि जैसे हम हमेशा ही ये सोचते हैं कि हम पैडी की क्रॉप लगा रहे हैं, लेकिन इससे जो है ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, पानी का जो लेवल है वो बहुत नीचे जा रहा है। तो अगर हम डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस अडॉप्ट करते हैं तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा पानी जो है वो सेव होता है, ठीक है। दूसरी बात कि लेबर सेव होती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कितने लोग जो हैं वो चाहिए। अगर किसी की 10 एकड़ ज़मीन है तो उसको कम से कम 1 एकड़ में 15, 16 या 20 या 25 भी लेबर जो है वो चाहिए होते, तो इन टोटल उनको कितने ज़्यादा लेबर्स जो हैं वो चाहिए। अब लेबर की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि पिछले साल का अगर हम कंपेयर करें तो 1 एकड़ में एक लेबर की कॉस्ट जो है वो ₹2400 थी। अगर आज की डेट में अगर हम बात करें, जब लॉकडाउन चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये कॉस्ट दुगनी ही होगी या तिगनी ही होगी, है ना। तो इसमें जो है वो लेबर कॉस्ट भी सेव हो रही है, लेबर सेव होने के साथ साथ और पानी तो सेव हो ही रहा है। साथ में इसमें टाइम की भी सेवेज होती है, इसमें जो है वो सेव होता है। इसमें 15 दिन कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग से कम लगते हैं, ठीक है। देन इसके साथ साथ जो है वो इसका मीन्स हमें इसमें जो है वो हम हर्बिसाइड्स की जो क्या उसे कहते हैं
लगाते हैं, जो हम हर्बिसाइड्स अप्लाई करते हैं, उसकी भी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है कंपैरेटिव टू जो दूसरी जो फसल होती है कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग। लेकिन हाँ, जो ये डायरेक्ट सीडिंग है इसका एक ज़रूर नुकसान है, क्योंकि इसमें एक तो कई बार क्या होता है कि ऑर्डिनरी मशीन से इतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। दूसरी बात, इसमें जो सीड्स की रिक्वायरमेंट है वो जो ऑर्डिनरी हम करते हैं ट्रांसप्लांटेशन उससे कहीं ज़्यादा है। मान लो अगर ऑर्डिनरी जो मतलब कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग है उसमें अगर सीड्स की रिक्वायरमेंट 1 एकड़ की बात करें तो 4 किलो है, तो इसमें जो है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस में 8 से 10 किलो तक जो सीड्स की है रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन ये बहुत ही नेग्लिजिबल है। लेकिन एक जो इसका मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो जिन हर्बिसाइड्स की मैंने बात की है वो जैसे पेंडामेथलिन हो गया या फिर बिस्पेरेबिक सोडियम हो गया, ठीक है, ये हर्बिसाइड्स आज की डेट में बिकॉज बहुत कंपनीज कम हैं जो इसको जो है वो मार्केट कर रही हैं इसकी, तो इसके चलते क्योंकि अगर हम सारे ही किसानों को बोलेंगे कि आप डीएसआर की टेक्निक अडॉप्ट करो, तो ऐसे में हो सकता है कि ये हर्बिसाइड्स जो हैं उनकी शॉर्टेज हो जाए, ठीक है, मार्केट में। तो ऐसे में डीएसआर की टेक्निक को अडॉप्ट करना एक चैलेंजिंग टास्क होगा, ठीक है। सो अदरवाइज डीएसआर जो है वो कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर हम बात करें कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग की। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स जो है वो इससे क्लियर हो गए होंगे कि कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है और डीएसआर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं क्रॉप जो कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग है उसके ऊपर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।